अब हम बात करते हैं कि रोटेटर कफ इंजरी की वजह से क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है और ये आम तौर पे किन लोगों में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। हमने पहले टॉपिक पे डिस्कस किया था कि रोटेटर कफ क्या होता है। रोटेटर कफ 4 मांसपेशियों का बना होता है जिसे सब सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस, टेरेस माइनर कहते हैं। इन 1, 2 या चारों में टियर हो जाना, इन टेंडन्स का टियर हो जाना, इसे रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ टियर बोलते हैं। तो इसमें लक्षण क्या-क्या देखने को मिलते हैं? जो हमारा शोल्डर का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, वो रुक जाता है। मूवमेंट करने में दिक्कत होता है। जो हमारे शोल्डर के मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये जो भी मूवमेंट है, ये सारे रुक जाते हैं। हमें सोने में दिक्कत होती है। अगर राइट हैंड की दिक्कत है, अगर राइट हैंड की तरफ सोते तो बहुत दिक्कत होती है। जो ओवर एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते, हाथ पूरा ऊपर नहीं उठ पाता इंजरी की वजह से। कंधे में बहुत दर्द होता है, स्पेशली नाइट में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। वीकनेस हो जाती है मसल्स की, शोल्डर के चारों ओर जो मांसपेशियों का जो गुच्छा है, टेंडन्स जो, उसमें वीकनेस हो जाती है, बहुत दर्द होता है। हाथ ना ऊपर उठता है ना पीछे की तरफ जाता है, हम अपनी बैक को भी नहीं टच कर पाते। कभी कभी हम अगर अपन मूव करते हैं हमारे शोल्डर को, तो ऐसा लगता है कुछ कट कट की आवाज़ आ रही है। फिर इसका ऐसे पता किया जाता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर आपका मूवमेंट्स चेक करते हैं शोल्डर के। जो भी आपके मूवमेंट है वो एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स चेक करते हैं। स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं मसल्स की, शोल्डर की जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं एमएमटी से। फिर इमेजिनिंग टेस्ट है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इनसे भी पता कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स देखें तो सबसे ज़्यादा ये जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, तो रोटेटर कफ इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, डीजनरेशन होने लगता है। तो डीजनरेशन और वियर एंड टियर की वजह से जो टेंडन है, उसकी इंजरी जल्दी से होती है। तो ये 60 से ऊपर के लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। ऐसा काम, ऐसा जॉब, ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें कंधे का ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, रिपिटेटिव मूवमेंट हो रहा है आर्म का। जैसे कारपेंट्री या फिर हाउस की पेंटिंग करना, जैसे बहुत ज़्यादा ओवरहेड एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर आर्म को बाहर ले जाने वाली एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से रोटेटर कफ के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये धीरे-धीरे एज के साथ-साथ ये जो डैमेज है वो बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा वर्स होता जाता है ये केस। फिर देखिए तो अगर जेनेटिकली देखें तो अगर पेशेंट को पहले है, तो बहुत रेयर चांसेस में बाद में फैमिली को होने में किसी को रोटेटर कफ इंजरी की दिक्कत आती है। और अगर जैसे-जैसे उम्र होती जाती है तो जो ब्लड सप्लाई है शोल्डर के चारों ओर, जो खून का जो दौरा है, रोटेटर कफ एरिया पे जो दौरा है, मांसपेशियों का जो ब्लड सप्लाई हो रही है, वो कम होती जाती है धीरे-धीरे। तो जिस वजह से जो मांसपेशियाँ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और इनके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज वालों में बहुत ज़्यादा रिस्क है ये। और अगर जो बोन के स्पर्स हो गए, मार्जिन से शोल्डर के जो जॉइंट्स है उसके मार्जिन से छोटे-छोटे हड्डी के पीसेस निकलने लग गए, जैसे एज के साथ, जैसे-जैसे एज होती जाती है, वियर एंड टियर, तो इसमें रोटेटर कफ इंजरी के चांसेस ज़्यादा है। फिर स्पोर्ट्स में जैसे बेसबॉल, टेनिस, जिसमें वेट लिफ्टिंग, जिसमें कंधे का मूवमेंट ज़्यादा है, कंधे की बार-बार एक्टिविटी है, तो उसमें रोटेटर कफ इंजरी के चांसेस, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है।